नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं 10 on 10 कोचिंग क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं पूरा आरपीएफ का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सबको कंप्लीट कराना चाहता हूं। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब लगातार आरपीएफ का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है, जितना रेलवे में आज तक का क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, अब मैं आरपीएफ के लिए पूरा मैं डेडिकेटेड होकर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छे से रोज़ तैयारी करना है तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिसको हमारा क्लास लेना है, अभी फ्रेश बैच शुरू हुआ है, जिसको क्लास लेना है आरपीएफ का, वो कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं 8435342829 पर। ठीक है, धमाकेदार रहेगा क्लास, बिल्कुल यूट्यूब में डेमो क्लास डाला हुआ है मैथ्स का, देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चालक है? चालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। तो याद रखें, चीनी मिट्टी चालक नहीं है, क्योंकि जितने भी आपके गांव में क्या होता है, जो तार जा रहते हैं उसमें क्या लगा रहता है, आपका चीनी मिट्टी लगा रहता है, देखना है ना, क्योंकि विद्युत का कुचालक है। कांच भी विद्युत का कुचालक है। अभ्रक क्या होता है, विद्युत का ये कुचालक होता है, लेकिन उष्मा है ना, ये आपका देखना, ये उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, जैसे आपका क्या रहता है, आपका जो हम लोग आयरन जो इस्त्री करते हैं उसमें इसका अभ्रक का प्रयोग होता है। ठीक है, उसमें सुचालक होता है, लेकिन विद्युत का क्या होता है, ये कुचालक होता है। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम क्या है, आपका चालक है। सबसे ज़्यादा धारा प्रवाहित किस में होगा, आपका चांदी में होगा, उसके बाद आपका तांबा में होगा, उसके बाद फिर आपका एल्युमिनियम में होगा। ठीक है, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है, उसके बाद इसका प्रतिरोध, उसके बाद इसका प्रतिरोध कम होता है। जिसमें प्रतिरोध कम होता है उसमें धारा क्या होता है, ज़्यादा प्रवाहित होता है, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है, एक बैरियर होता है जो धारा को रोकने का प्रयास करता है, अपोज करता है कि मत जा कहकर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रोकने का प्रयास करता है प्रतिरोध। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये सब चीज़ देखेंगे। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से पारे और पारे की वाष्प और आर्गन, है ना, ये गैस भरी होती है। ठीक है, क्या होता है, पारे और वाष्प, जैसे हम लोग ट्यूबलाइट, जैसे ट्यूबलाइट होता है, ठीक है, तो ट्यूबलाइट में क्या होता है, आपका पारे और आर्गन की गैस भरी होती है। जो अल्ट्रावायलेट निकलता है ना, अल्ट्रावायलेट उसको क्या करता है, अल्ट्रावायलेट जो किरण निकलता है ना, जैसे अल्ट्रावायलेट किरण निकलता है, इसको क्या करता है, ये श्वेत प्रकाश में बदलने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है। तो हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु पैलेडियम है। कौन है आपका, पैलेडियम। हाइड्रोजन का अवशोषण कौन करेगा, पैलेडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वातावरण में क्या नहीं पाया जाता? वातावरण में ऑक्सीजन पाया जाता है आपका। ठीक है, 21% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन भी पाया जाता है, लेकिन बेरियम आपका वातावरण में नहीं पाया जाता। ये आपका आंसर हो जाएगा, बेरियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। वायुयान के टायरों में भरने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन का प्रयोग जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको संरक्षण रखने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन का प्रयोग, देखो हाइड्रोजन भी हल्की गैस है और हीलियम भी हल्की गैस है, लेकिन हाइड्रोजन का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वायु टायरों में हीलियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये है आपका नियम। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। देखिए, एक है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और एक है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो जो बाई शब्द है, बताइए मुझे, बाई कहाँ काम करती है? किचन में काम करती है बाई। तो बाई अगर किचन में काम करती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होगा और सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा होगा, Na2CO3 NaCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सोल्डर मिश्र धातु है।
तो जो सोल्डर होता है, सोल्डर मिश्र धातु होता है टिन सीसा का, है ना। सीटी कहकर याद रखना, सीटी सोल्डर, याद रखना है सीटी सोल्डर, सीटी सोल्डर, सीटी सोल्डर, ठीक है। और जैसे आपका पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल मिश्र धातु है आपका तांबा प्लस जिंक का, तो इसको कैसे याद रखना है, पिताजी, कैसे याद रखना है, पिताजी और उसको सीटी सोल्डर, पिताजी सीटी सोल्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO किसका प्रतीक है, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतीक है। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतीक है। CO किसका प्रतीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैसों से प्रभावित होता है, तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड से पूरा प्रभावित होता है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड का मान बढ़ रहा है उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ रहा है, मतलब पृथ्वी क्या हो रही है, गर्म हो रही है, ठीक है। पृथ्वी क्या हो रही है, गर्म हो रही है, और आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 50 डिग्री सेल्सियस के करीबन पहुँचने वाला है। ये सब ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग का एक क्वेश्चन है, देखिए सूर्य का कौन सा प्रकाश पृथ्वी को गर्म करती है, तो याद रखना है इसका औरक्त प्रकाश, औरक्त प्रकाश पृथ्वी को गर्म करती है। कौन सा प्रकाश गर्म करती है, औरक्त प्रकाश, याद रखना है, ठीक है। वायुमंडल के वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं इसको, ग्लोबल वार्मिंग। वार्षिक जो तापमान वृद्धि होता है हम लोग के वायुमंडल में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के किस अंग के कार्य न करने की स्थिति में मृत घोषित किया जाता है, याद रखना हम लोग को जब धड़कन रुक जाता है ना, हृदय रुक जाता है, उसके बाद हम लोग को क्या घोषित किया जाता है, डेड घोषित कर दिया जाता है, डेड घोषित, है ना। हृदय जब धड़कन रुक जाता है तो हम लोग को क्या कर दिया जाता है, मृत घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो पेचिस के लिए आपका एंट अमीबा, है ना, इसका क्या है, एंट अमीबा क्या है, उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, एंट अमीबा, एंट अमीबा पेचिस, है ना, पेचिस, पेचिस के लिए कौन सा है आपका, एंट अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कान में पाई जाती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो आपको जांघों में पाई जाती है, उसको आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। रक्त थक्के के लिए आवश्यक जो एंजाइम है, तो रक्त थक्के के लिए थ्रोम्बोकिनेस, है ना, थ्रोम्बोकिनेस क्या है आपका, रक्त के थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है, उसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये क्या है, थ्रोम्बोकिनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्टॉक एक्सचेंज बाजार के लिए कौन सी स्ट्रीट प्रसिद्ध है, तो वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क, वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क आपका स्टॉक एक्सचेंज बाजार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क, वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क आपका स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है, तो याद रखना जो कपड़ा उद्योग है यह भारत का पहला उद्योग माना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले आप लोग कपास का उपयोग किए थे, कपास का उत्पादन किए थे, तो याद रखना कपड़ा उद्योग ही है। जितने भी अंग्रेज थे इन लोग यहाँ से क्या नील की खेती करवाते थे, किसके लिए करवाते थे, कपड़ा के लिए ही करवाते थे, और कपड़ा को रंगने के लिए नील की खेती की जाती थी। तो याद रखना कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया है, तो सिंदरी, ठीक है, उर्वरक, है ना, सिंदरी में क्या है, उर्वरक है, संयंत्र स्थापित किया गया था जो सर्वप्रथम था भारत का, कौन है, सिंदरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित किया गया है निम्नलिखित रूप में, है ना, तो ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे है, देखिए भारत की अगर अर्थव्यवस्था की विशेषता पूछे तो पहले बात है भारत की ये तो खुली अर्थव्यवस्था है 1991 से। खुली अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ विदेशों से आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है। 1948 में ये बंद अर्थव्यवस्था थी,
1948 में क्या थी? बंद अर्थव्यवस्था थी। और ये निजी प्लस सरकारी का सह आश्रित, सरकारी है ना, निजी प्लस सरकारी का सह अस्तित्व है, अर्थात ये क्या है? आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ एकदम क्या नहीं है? आपका सरकार का कंट्रोल नहीं है और एकदम क्या है? बाजार का भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, दोनों का देश है। किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं? जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर सूर्योदय होता है। तो इसका आंसर है, मैं बता देता हूँ, आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है? सर्वप्रथम क्या होता है? आपका सूर्योदय होता है। ठीक है, नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार कौन से देश प्रदान करता है? तो ये स्वीडन है ना, स्वीडन प्राप्त करता है। नोबेल पुरस्कार की कहानी है डायनामाइट वाली, जानते हैं सबके सब कि बहुत ज़्यादा अथाह जन संपदा की हानि हुई थी और इसी से मतलब आत्मग्लानि की वजह से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने को 1913 में गीतांजलि पर, शांति का है ना, गीतांजलि पर क्या दिया गया था? आपका गीतांजलि पर आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि लिखने पर आपका दिया गया था, ये क्या है? साहित्य पर, है ना। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर क्या दिया गया था? आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में। ठीक है, इनको याद रखिएगा। www का विस्तारित रूप है, तो www को विस्तारित रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब www का विस्तारित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा आपका असम में पाया जाता है। कौन से आपका राष्ट्रीय उद्यान में, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? इसको कमेंट करके बताना है। असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पाया जाता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो सतलज नदी का उद्गम चीन में है। ये राक्षस ताल झील से निकलता है और राक्षस को कभी लज्जा नहीं आती। राक्षस ताल झील से निकलता है और राक्षस को कभी लज्जा नहीं आती। और राक्षस लोग कहाँ रहते हैं? चीन। ये तिब्बत वाला इलाके से निकलता है, चीन जिसको क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। ठीक है, राक्षस ताल झील, और राक्षस को लज्जा नहीं आती। ठीक है, सतलज, लज मतलब लज्जा। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया था, मतलब अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई। दो मिलजुल के, ऐसे याद रखना है, दो मिलजुल के राष्ट्रीय ध्वज अपनाएंगे। क्या बोलना है? दो मिलजुल के राष्ट्रीय ध्वज अपनाएंगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रगान 1911 में कलकत्ता में पहली बार गाया गया था और 1896 में पहली बार वंदे मातरम को कलकत्ता में ही गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। दोनों को याद रखना, 1896 वंदे मातरम, 1911 जन गण मन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो भारत में वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था आपका पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। अब बताते हैं कि सिखों के प्रथम गुरु जो गुरु नानक जी थे, उसका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, पाकिस्तान। कहाँ हुआ था? तलवंडी, पाकिस्तान में। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब आए हुए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। जो भी डाउट होगा कमेंट कर सकते हैं, और लगातार हमारा सीरीज आने वाला है। आज के बाद आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार तैयारी कीजिए। आरपीएफ का जो आपका वर्दी है आपको जरूर मिलेगा, और पूरा जोरदार और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे आरपीएफ ऑल इन कोर्स परचेज कर सकते हैं। 8435342829 पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है, कम फीस में आपका क्लास मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।